Dear students, don't bother. English audience. Today I will discuss both English and Hindi combined together. Let me discuss. देखो बच्चों, यहाँ पर what are the topic I am going to discuss here is why we fail to remember in exam after revising so many times. इतने बार रिवाइज करने के बाद भी एग्जाम में जाने के बाद ब्लैंक क्यों हो रहा? There are so many scientific reasons, shocking reasons I'll tell you, shocking reasons. इतना shocking बातें बताऊंगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे कि इतना बड़ा रिसर्च कहाँ से आया. देखेंगे अभी, इंशाल्लाह अभी देखो. So सबसे पहले what is the main reason here? Okay, so first of all ये दो चीजें याद रखो. एक तो क्या रीडिंग, दूसरा रिकॉलिंग. रीडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिकॉलिंग. हाउ इट इज डिफरेंट, लेट मी डिस्कस. ओके, सी हियर देयर आर टू हेमिस्फीयर. ब्रेन के दो हिस्से हैं. एक तो जो है ना लेफ्ट ब्रेन जो कि रीड करता, और दूसरा जो ब्रेन है राइट साइड का ब्रेन जो कि रिकॉलिंग करता. लेफ्ट ब्रेन इज फॉर रीडिंग, राइट ब्रेन इज रिकॉलिंग, विच इज नथिंग बट इमेजिनेशन वी कैन से. तो एग्जाम में क्या चीज जरूरत है हमको? रिकॉलिंग जरूरत है, रीडिंग जरूरत नहीं है. हम क्या करते हैं मालूम? सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक व्हाट वी आर गोइंग टू यू नो, हम जो मिस्टेक करने वाले हैं, हम एग्जाम तक पढ़ते रहते, उसको देख के ही रिवीजन करते. एग्जाम तक भी जो है ना, अगर 50 बार भी पढ़ेंगे ना, देख के रिवीजन करेंगे. दैट मीन्स यू आर रीडिंग जस्ट. तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, रिवाइजिंग नहीं कर रहे हो, रिकॉलिंग नहीं कर रहे हो. इसका मतलब क्या? योर लेफ्ट ब्रेन इज एक्टिवेट जस्ट बाय रीडिंग. बट एग्जाम में लेफ्ट ब्रेन की जरूरत नहीं है. एग्जाम के अंदर राइट ब्रेन की जरूरत है, रिकॉलिंग की जरूरत है. सो यू हैव टू रिकॉल बिफोर द एग्जाम. एग्जाम से पहले एग्जाम का सिचुएशन लाना पड़ेगा आप लोगों को. बिफोर द एग्जाम यू हैव टू क्रिएट ए सिचुएशन दैट देयर इज एन एग्जाम नाउ. हाउ कैन यू गेट दैट सिचुएशन? इस तरह कैसा कर सकते हैं कि रिकॉलिंग बहुत जरूरी है. हम एक बार पढ़ेंगे और बार बार रिकॉलिंग. वी रीड वंस एंड रिकॉल अगेन एंड अगेन. यू रिकॉल इट, देन ओनली यू कैन सी दैट यू कैन राइट इन द एग्जाम. एग्जाम के अंदर पढ़ते हम, रिकॉलिंग करते ना. इन द एग्जाम वी आर गोइंग टू रिकॉल. दैट मीन्स रिकॉलिंग इज द रिहर्सल विच यू हैव टू डू बिफोर द एग्जाम ओनली. एक बार पढ़ो, बार बार रिकॉल करो उसको. रीड मत करो, बार बार रीड मत करो. रीड करेंगे ना तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा, राइट ब्रेन चाहिए. एग्जाम के अंदर लेफ्ट ब्रेन की जरूरत नहीं है. सो लेफ्ट ब्रेन यू शुड रीड ओनली वंस. एक ही बार पढ़ना है अपने. वी हैव रीड ओनली वंस. ओके, सो लेफ्ट ब्रेन इज ओनली जस्ट वन टाइम यू हैव टू यूज. अगेन एंड अगेन यू हैव टू यूज राइट ब्रेन ओनली. यू हैव टू यूज दिस ब्रेन. ये वाला ब्रेन आपको बार बार यूज करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर साथ देने वाला यही ब्रेन है. इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सोच के लिखना ना, क्रिएटिविटी की जरूरत है ना एग्जाम के अंदर, चाहे नीट हो, जेई मेंस हो. तो इसलिए बार बार रिकॉल करना है. क्यों एग्जाम के अंदर आप जाने के बाद भूल रहे हो मालूम है? क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हो. लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट है, राइट ब्रेन डल हो चुका है तुम्हारा. रिकॉल करते ही नहीं आप, क्योंकि रिकॉल करने में बहुत दिमाग इस्तेमाल होता ना, दिमाग पे बोझ पड़ता. रिकॉलिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉल. और दिमाग का सबसे मुश्किल काम क्या है मालूम? रिकॉलिंग दिखता है. इसलिए रिकॉल नहीं करते, सिर्फ पढ़ते जाते. आसान दिखता, मगर किसको आना जाए आपका पढ़े. एग्जाम के अंदर जाकर कुछ भी नहीं लिख सकते तो क्या करते हैं पढ़ने के लिए? तो रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बात याद रखो. ये मैंने बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं? टोनी बुजान बोल रहा हूँ. कौन है इन्हें? फादर ऑफ मेमोरी मैप्स. टोनी बुजान इज नोन एज फादर ऑफ माइंड मैपिंग. माइंड के ऊपर इतना रिसर्च करा, 100 बुक्स लिख चुका है, इसलिए इसको फादर बोले, बाप, मेमोरी का बाप है. अब इन्हें क्या बोल रहा हूं? व्हाट ही इज गोइंग टू से टोनी बुजान. देखो, बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, फौरन उसका माइंड मैप बना दो. उसका माइंड मैप इस तरह होता है. समझो बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का एक चैप्टर लिख लेने के बाद माइंड मैप के जो स्ट्रक्चर्स है ना, किस तरह रहना चाहिए? इस तरह रहना चाहिए. माइंड मैप यू हैव टू क्रिएट विच रिड्यूसेस 90% ऑफ योर एफर्ट्स. एक बार माइंड मैप बना लिए हर चैप्टर का और दीवार पे पेस्ट कर दिए, पूरा रूम भर जान दो माइंड मैप से, कोई गम नहीं. इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी. इन द एग्जाम यू विल सी द पिक्चर एंड राइट द एग्जाम. ये जो पिक्चर है ना आपको दिखाई देता है एग्जाम के अंदर, माइंड मैप. और माइंड मैप का स्ट्रक्चर देखो, कौन बोले? टोनी बुजान. टोनी बुजान हैड सेट दिस टाइप ऑफ माइंड मैप्स. हाउ इज द पैटर्न? दीज आर जस्ट लाइक योर ब्रेन पैटर्न्स. ब्रेन के नर्व्स किस तरह है, उस तरह के पैटर्न्स बनाना है. और एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. देखो यहाँ पर यही है टोनी बुजान. ये ना टोनी बुजान क्या बोल रहा है? माइंड मैप्स अगर बनाए ना तो बॉक्स टाइप के नहीं बनाना, इस तरह के बनाना. किस तरह है देखो, ब्रांचेस, स्ट्रक्चर्स किस तरह है. ये जैसे कि तुम्हारे ब्रेन के नर्व्स का स्ट्रक्चर है ना, उसी तरह के पैटर्न्स बनाओ. बोल टोनी बुजान, नोबेल प्राइज भी दिया उसको. ऐसा वैसा आदमी नहीं है वो, पूरी दुनिया पहचानती है उसको. नहीं पहचानते तो आप लोग, मैं लोग नहीं पहचानते. सो ही इज द ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ माइंड मैप्स. इस तरह के हर चैप्टर का माइंड मैप बनेंगे ना तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. माइंड मैप एक बार दे दिया ना, देख लिया ना, पूरा चैप्टर दिमाग में आया था, पूरा चैप्टर का पिक्चर दिमाग में आया, तो बहुत बेहतरीन. दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिवाइज, आई कैन से. नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम टू से, वॉट एवर यू रीड, this is said to be forgetting curve. 7 दिन के बाद, within 1 week, how much you are going to forget? You see the pattern. How much percentage you are going to forget? See, nearly you are going to forget in 7 retention बोलते हैं इसको, memory retention curve बोलते हैं. जो भी पढ़े ना 1 week के अंदर you will forget 80%. 85% of the things you will forget within 1 week. That's why we have to recall them.
नेक्स्ट, हमेशा बोलने वाला मैं एक ही टॉपिक है। एडगर डेल जो साइंटिस्ट है ना, लर्निंग पिरामिड दिया, दिस इज सेड टू बी एवरेज स्टूडेंट्स रिटेंशन रेट्स। रिटेंशन मतलब कितना दिमाग में बैठ रहा, कितना आप लोग याद रख पा रहे। ये कौन बोल रहे हैं? रिटेंशन, दिस इज सेड टू द पिरामिड, रिटेंशन पिरामिड, मेमोरी पिरामिड, व्हाट वी कॉल एज लर्निंग पिरामिड भी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देख लो, हम सब लोग क्या करते हैं? लेक्चर को सुनते, पढ़ते, खत्म। ये एक्टिविटीज तो हम नहीं करते। मगर मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जब आप पढ़ लिए ना, लेक्चर सुन लिए, पढ़ लिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू गो फॉर पढ़ाने के लिए, दूसरों को पढ़ाना। अगर कोई भी नहीं मिलता, सर मैं रूम में अकेले रहता हूं, मैं किसको भी नहीं पढ़ा सकती, बोले तो क्या करो आप? मैं किसको पढ़ा रहा हूं? अकेला से पढ़ा रहा हूं ना, कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। फोन रख लो सामने, शूट करो जी, पढ़ाओ, तुम पढ़ाओ, शूट करो उसको। इससे बेहतरीन मेथड कोई भी नहीं है। देखो शॉकिंग रिजल्ट्स आएंगे आपको। देखो आप लोग परसेंटेज कितना है, आप सिर्फ पढ़ रहे तो 10% ही याद रहा। इफ यू रीड ओनली, रिटेंशन इज ओनली 10%। इफ यू टीच, कितना परसेंटेज है? 90%। इसका मतलब क्या है? टीचिंग वन टाइम इज इक्वल टू रीडिंग 9 टाइम्स। दैट इज द मीनिंग, नो? 90% का मतलब। तो इससे बेहतरीन मेथड्स शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। साइंटिफिकली रिसर्च, मेरी 25 साल की जिंदगी का रिसर्च है ये। दिमाग पे बहुत रिसर्च करा ऊपर वाले क्रम से। तो 2000 में स्टार्ट करा टीचिंग में, 2024 चल रहा अभी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिमेंबर द थिंग्स, एंड एग्जाम के अंदर ब्लैंक नहीं रहेगा आपका दिमाग। ये सब चीजें आप फॉलो हो जाए, साइंटिफिक मेथड्स है। ये कौन बोले? मैंने बोला है, एडगर डेल साइंटिस्ट। आप जाके गूगल कर दो, एडगर डेल इज द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड लर्निंग पिरामिड। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। हर बच्चे को सीट मिलना चाहिए। अगर इंडिया में सीट्स खत्म हो गई तो फॉरेन जाके पढ़ो, कोई बात नहीं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, 90% बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि सर कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना, किस प्रॉब्लम पे कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना, समझ में नहीं आ रहा सर। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा, प्रॉब्लम भी समझ में आ रहा, मगर कौन सा फॉर्मूला डालना मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। एग्जाम के अंदर मेरा माइंड जो है ना ब्लैंक हो रहा। इसकी वजह क्या है मालूम आप लोगों को? क्योंकि हम जो है ना फॉर्मूला को रट्टा मारते, बाय हार्ट करते। ये बाय हार्ट करने से तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती। फिजिक्स की खूबसूरती ही ये है कि फिजिक्स बाय हार्ट करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स के अंदर एक वर्ड नहीं, एक लेटर भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसको बाय हार्ट करने वाला कोई अल्फाज नहीं। फिजिक्स की डिक्शनरी में बाय हार्ट है ही नहीं है, समझो। हर चीज लॉजिक है, हर चीज कॉन्सेप्चुअली है। तो अभी देखो आप लोग, फर्स्ट पॉइंट में जो समझाने चाह रहा हूं आप लोगों को, ये स्टडी जो बाय हार्ट है ना, ये सबसे बड़ा गलत मेथड है। फिजिक्स को इस तरह बाय हार्ट नहीं कर सकते। केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर्स बाय हार्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर न्यूमर यानी कि कुछ वर्ड्स बाय हार्ट कर सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बाय हार्ट कर सकते हैं, पर फिजिक्स के अंदर बाय हार्ट करने वाली कोई चीज है ही नहीं। अभी देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त फॉर्मूलाज को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? फॉर्मूला शीट बनाना। इस तरह के फॉर्मूला शीट्स बनाना, हर चैप्टर का एक फॉर्मूला शीट बना के अलग से रख लेना, उसको फाइलिंग कर लेना। अब ये फॉर्मूला शीट से क्या फायदा है मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अभी देख लो यहाँ पर, सर मेरे को कौन सा फॉर्मूला किस प्रॉब्लम पे अप्लाई करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फॉर्मूला लिस्ट अगर सामने है तो क्या करना मालूम आपको? पूरे चैप्टर का फॉर्मूला का एक लिस्ट हमारे हाथ में है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे, क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन के रिलेटेड फॉर्मूलाज रहते, 3-4 फॉर्मूलाज तो कंपलसरी रहते। ये कैसा है मालूम? एक बॉलर के ऐसा ही विकेट्स जो है ना प्रॉब्लम है, उसका सही फॉर्मूला चुनने के लिए 6 बॉल्स में से समझो एक बॉल भी अगर टारगेट पे लग गया, एक बॉल भी विकेट हो गया ना, तो बोल्ड हो जाता, प्रॉब्लम बोल्ड हो गया। सो प्रॉब्लम को बोल्ड करने के लिए रैंडमली हम फॉर्मूला सेलेक्ट करना, उसके ऊपर अप्लाई करना, आंसर आ रहा नहीं आ रहा देखना, रैंडमली फॉर्मूलाज को डालने का प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस है। जिस तरह जो है ना विकेट को मारने के लिए, विकेट पे बॉल लगाने के लिए रैंडमली हम प्रैक्टिस करते हैं, और एक्यूरेसी जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी जो है ना विकेट पे लगाएगा। ये प्रैक्टिस है। ये प्रॉब्लम को बोल्ड करने के लिए फॉर्मूलाज को रैंडमली सेलेक्ट करना। अभी देखो, सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स के अंदर जो फॉर्मूलेज है ना, यहाँ पर सबसे पहले हम सफर हुए तो काइनेमेटिक्स के अंदर सफर हुए। अब ये तीनों इक्वेशंस जो पहले वाले इक्वेशंस है ना, ये इसमें सबको भी परेशानी हुई, सर ये कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना कुछ समझ में नहीं आ रहा सर बोल के बोला। मगर लॉजिकली थिंक करें ना, हर फॉर्मूला कोई अलग ढंग से है, हर फार्मूला के अंदर कुछ नजाकत है। देखो समझो आप लोग, जो पहला फार्मूला है ना, इसके अंदर एक छोटी सी चीज मिसिंग है। अगर वो मिसिंग चीज को अगर पकड़ लिए ना, तो फार्मूला कब अप्लाई करना आसान हो जाता। अभी देख लो, फर्स्ट जो फार्मूला है ना, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मौजूद नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। तो ये फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना? ऐसे प्रॉब्लम के अंदर जहां पर डिस्प्लेसमेंट का कोई डिस्कशन ही नहीं, ना ही डिस्प्लेसमेंट दे रहा, ना ही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो बोल के पूछा, तो क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जैसा कोई वर्ड ही मौजूद नहीं है, तो समझो ये फॉर्मूला को सिलेक्ट करो। सेकेंड फॉर्मूले की भी कुछ खासियत है, याद रखो इसको। सेकेंड फॉर्मूला अगर देखें ना, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है। अब देख लो अच्छी तरह से, फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं इसके अंदर।
तो ऐसे प्रॉब्लम को ये फॉर्मूला सूटेबल है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, ना डिस्प्लेसमेंट दिया ना डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, ऐसे वक्त क्या करना, सेकंड फॉर्मूला यूज करना। अब थर्ड फॉर्मूला के अंदर खासियत है, इसके अंदर भी कुछ लूप होल्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, उसको कैच करना, वो लॉजिक को समझना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टाइम के बारे में डिस्कशन है नहीं, इसके अंदर फाइनल लॉस, इस फॉर्मूला के अंदर टाइम है ही नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ये फॉर्मूला जो है ना सूटेबल है, जिस फॉर्मूले के अंदर, जिस प्रॉब्लम के अंदर टाइम के बारे में डिस्कशन है ही नहीं, ना ही टाइम दे रहा और ना ही टाइम पूछ रहा, ऐसे प्रॉब्लम के अंदर इस फॉर्मूला को यूज करना। अच्छा, फॉर्मूला याद रखना कैसा, ये आप पूछ रहे ना, इसके लिए सबसे आसान सॉल्यूशन है मेरे पास। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है पाई पी आर पावर 4 8 नीटा एल बोल के फॉर्मूला है। कहां पे है ये, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर है। इतना थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा कंफ्यूजन फॉर्मूला भी है। अब ऐसे फॉर्मूला को रट्टा मारते जी, नहीं मारना रट्टा। इसको क्या करना मालूम, इसके रिलेटेड एक 10 प्रॉब्लम्स कम से कम करना। हर फॉर्मूला के अगर 10 प्रॉब्लम्स अगर कम से कम करे ना, तो फॉर्मूला को अप्लाई करना भी आ जाता, और इसको जो है ना 10 प्रॉब्लम्स को अप्लाई करें ना तो दिमाग में घुस जाता। इसके लिए अलग से टाइम निकाल के बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हर फॉर्मूले पे अगर 10-10 प्रॉब्लम्स अगर करना शुरू कर दिया ना, तो कोई भी फॉर्मूला को बाहर करने की जरूरत नहीं है। और बाहर करने से तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती, और एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम्स अगर सामने आ गए ना, दिमाग ब्लैंक हो जाता। क्यों, बाहर करे, बाहर करने से कैसा मालूम होता कि कौन सा फॉर्मूला किस प्रॉब्लम पे अप्लाई होता, बाहर करने से नहीं आता। फॉर्मूला शीट बनाना, क्या बनाना, फॉर्मूला शीट बना के रैंडमली इस फॉर्मूलास को प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते जाना। ये फॉर्मूला को ट्राई करना, नहीं आ रहा तो सेकंड फॉर्मूला को ट्राई करना, नहीं आ रहा थर्ड फॉर्मूला ट्राई करना। ऐसा करते 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 एक वक्त ऐसा आता कि तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाती। बॉलिंग करते फौरन पहली बार प्रैक्टिस करते जाके बॉल विकेट्स पे लगता जी। बॉलिंग प्रैक्टिस करते 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 कम से कम एक 30-40 बॉल्स अगर डेली प्रैक्टिस करें ना, तो एक दिन ऐसा आता डायरेक्ट हर बॉल पे बोल्ड होता। इसी तरह जो है ना रैंडमली सेलेक्ट करना, फॉर्मूलेस अप्लाई करके देखना आ रहा नहीं आ रहा। ये मज़ेदार गेम है जी, इसमें परेशान नहीं होना। फिजिक्स एक पजल की तरह है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती, जिंदगी के अपने खुद के मसले भी हल कर सकते हैं। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, तुम्हारे माइंड की क्रिएटिविटी, आईक्यू लेवल, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने वाली चीज़ है फिजिक्स। ये कोई मजाक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझे आप। तो अभी से जो है ना बाहर करना छोड़ दो फॉर्मूलेस को, फॉर्मूला शीट बना के एक एक फॉर्मूला को देखकर अप्लाई करना सीखो। जब अप्लाई कर देंगे ना, अप्लाई करते 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 फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा बन जाता है। इसको बाहर करेंगे ना तो एग्जाम के अंदर ब्लैंक हो जाता माइंड, समझे आप। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा। थैंक यू वेरी मच।